हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पीके क्लासेस मैथ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गणित का पहली प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के अक्षेप और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 3 पॉइंट दे रखे, इनमें आपको एलसीएम और अक्षेप निकालना है। तो पहला है हमारे पास 12, 15 व 21। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का हम पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12, 15 और 21 का तो इधर निकाल लेते हैं साइड में। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, 6 में भी 2 का भाग जाता है 3 बार और 3 में जाता है 3 का 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर। अब 2 बार आए हुए हैं तो 2 की घात 2 हो जाएंगे, इंटू आ जाएंगे 3, 3 एक बार है, 3 की घात 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम 15 का निकालते हैं। तो 15 यहाँ पर 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार और 5 में जाता है 5 का 1 बार। और 21 का भी निकाल लेते हैं। 21 में 3 का भाग जाता है 7 बार और 7 में जाता है 7 का 1 बार। तो 15 का है 3 इंटू 5। तो यहाँ पर 3 की घात भी 1 है और इंटू 5 की घात भी 1 है। 21 का है और 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 3 की घात भी 1 है, इंटू 7 की घात भी 1 है। फिर हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है आपको। उभयनिष्ठ भी होनी चाहिए, उभयनिष्ठ मतलब सब में होनी चाहिए। अब देखो 3 इन सब में आ रहा है और तो कोई संख्या नहीं, लेकिन 3 सब में आ रहा है तो 3 की सबसे छोटी घात लेनी है। अब देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सभी में समान है तो हम 3 की घात 1 ले लेंगे। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। ये इसका आ जाएगा एचसीएफ। फिर हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है, जितनी भी है वो सबकी प्रत्येक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास है 2 की घात 2 इंटू फिर है 3 की घात 1 इंटू फिर है 3 की घात 1। देखो 3 की घात 1 आपको क्या लेना है कि एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी घात लेनी है, लेकिन जो कॉमन आया उनमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो तीनों में आया हुआ है, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, देखो सबकी घात 1 1 है, हम 3 की घात 1 ले लेंगे एक बार। फिर 5 की घात 1 इंटू फिर 7 की घात 1। तो इसको हम सरल करेंगे, 2 को 3 से गुणा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आता है 15, 30, 5 3 15 आता है बराबर 5 3 15 इंटू 7। और 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आता है, 15 इंटू 7 और 7 को 60 से करेंगे 7 से 42 मतलब 420 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 420। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है 17, 23, 29। तो यहाँ पर हम 17 का फिर 23 का फिर 29 का निकालते हैं एलसीएम। देखो 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 आएगा और 23 भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखो इनमें कोई उभयनिष्ठ दिख रही है क्या, अच्छी अब कैसे निकलेंगे, उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं इन सबको 1 से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये सेम संख्या आएगी। 1 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। तो यहाँ पर इसको मैंने 1 से गुणा कर दिया तो भी ये सेम 17, 23 और 29 ही आएगा। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, सब में 1 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर एलसीएम इन सबको गुणा करनी है। एलसीएम में क्या आ जाएगा कि 17 इंटू 23 इंटू 29 और इंटू 1 भी है। तो इनको गुणा करोगे आप, तो इसको मैं गुणा करूंगा तो आएगा 11,339। ये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर है हमारे पास तीसरा 8, 9 व 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड देखो इधर निकालते हैं। 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, 4 में भी 2 का जाता है 2 बार, 2 में भी 2 का जाता है 1 बार। तो इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी 3। फिर निकालते हैं 9 का, तो 9 किसका वर्ग है 3 का, यानी 3 इंटू 3 इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब 3 2 बार तो 3 की घात 2 हो जाएंगे। फिर है 25, 25 किसका है, 25 भी 5 का है, तो 5 इंटू 5 इसके टुकड़े आ जाएंगे और 5 की घात 2 इसका क्या आ जाएंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो फिर हम निकालते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें भी उभयनिष्ठ जरूरत होती है, इसमें भी उभयनिष्ठ नहीं, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 5 है। तो इसमें क्या करेंगे सबको 1 से गुणा कर देंगे। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा 1। और फिर हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर देखो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 1। तो 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8 इंटू 3 की घात 2 का मतलब 9 इंटू 2 की घात 5 का मतलब 25। और 25 को मैं 8 से गुणा करता हूँ, मेरे पास आता है 200 आता है इंटू 9, और 9 को मैं 200 से गुणा करूंगा तो 1800 आ जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, ये HCF है और ये इसका। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में आपको HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है और 2 संख्या दे रखी है ए और बी का मान। तो इसमें देखो ये जो 306 है वो ए का मान है, 657 है वो बी का मान है। यानी हमारे पास पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए बराबर है 306 और दूसरी संख्या बी का मान कितना है 657। तो हम जानते हैं कि ए इंटू बी यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारे इसको हमें इसमें LCM निकालना है। तो ये HCF इसके LCM की गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ LCM बचेगा। तो LCM बराबर A इंटू बी बटा HCF। ठीक है, तो यहां पर LCM बराबर A का और B का मान रख देते हैं। A का मान है 306 इंटू बी का मान है 657 बटा HCF का मान हमारे पास है 9। तो हम 306 को 657 से गुणा करते हैं, ये 657 है, इसको गुणा करते हैं हम 306 से। 7 संग 42 का 2 से लगेगी 4, 30 4 34 से लगेगी 3, फिर 36 से 30 39, फिर गुणा करते हैं तो 0 आ जाएगी। फिर 7 21 का 1 से लगेगी 2, फिर 5 3 15 2 17 से लगेगी 1, 18 1 19। तो इसको हम जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 और 1 10, फिर 10 और 1 11 और 20। तो ठीक है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 20 42 और इसमें हम भाग देते हैं 9 का। चलो इधर दे देते हैं इसमें 9 का भाग, 2 बार जाएगा 9 2 18, फिर घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर उतारेंगे 1 तो फिर से भी 2 बार जाएगा 18, फिर घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, फिर उतारेंगे 0 तो फिर 3 बार जाएगा 3 27, फिर घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर उतारेंगे 4 तो फिर से भी 3 बार, फिर 4 आ जाएगा ना, फिर से 3 बार ही जाएगा 9 3 27, फिर घटाएंगे तो 7 बचेगा और इधर आ जाएगा 2। तो ये 9 72 यानी 8 बार चला जाएगा, तो 22,338। तो LC अब हमारे पास कितना आ जाएगा 22,338। अब हम पढ़ेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमारे पास है कि जांच कीजिए कि किसी अन्य प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की घात अंक 0 पर समाप्त होती है क्या, अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर देखो हम जैसे लेते हैं अन, यहाँ पे क्या है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या का मान क्या होता है जो 1 से लेके अनंत तक चलती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दे रखा है 6 की घात अन, संख्या हमारे पास दे रखी है 6 की घात अन। तो यहां पर अगर मैं इसमें अन की जगह रखता हूं 1 रखूंगा तो क्या आएगा 6 की घात 1 मतलब 6। अगर मैंने 6 अन की जगह 2 रख दिया तो 6 की घात 2 का मतलब 36 हो जाएगा वर्ग, और 6 की घात 3 यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। तो यहां पर देखो ये बोल रहा है कि जो संख्या है वो 6 की घात अंक 0 पर समाप्त होगी, लेकिन अंक 0 पर समाप्त कब होगी जब वो 5 से विभाज्य होती है, 2 और 5 गुणनखंड। लेकिन इसके देखो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम कौन सी भी संख्या रखे 4 5 6 से मतलब आगे रखते जाए 100 तक, कितने भी संख्या रखे अनंत तक,
तो हमारे पास लास्ट में जो अंक आएगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। वो जो संख्या है वो अंक है वो 0 पर नहीं होगी, मतलब 6 आएगा इसमें। 0 पर कब हो सकती है? जब इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं। आप जानते हो जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। कौन सी भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 को आप जानते हैं गुणा करने पर कितना आता है? 10 आता है। तो यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाता है तो ये 0 पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब अगर 6 की घात n 5 से विभाज्य है तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 5 से विभाज्य नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हम यहाँ पर इसमें लिखते हैं कुछ। संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है यदि संख्या 6 की घात n यदि संख्या 6 की घात n 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो। लेकिन यह संभव नहीं है 5 से विभाज्य हो, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि यह संभव क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 की घात n प्राप्त होते हैं, जो 5 से विभाज्य नहीं है, जो 5 से विभाज्य नहीं है। अर्थात 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात 6 की घात n संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं। ये इसका आंसर। आगे हम पढ़ेंगे छठा क्वेश्चन। इसमें है ये दो संख्या दे रखी है, ये भाज्य क्यों है ये बताना है। तो इसको हम पहले सरल करते हैं। देखो इस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। हम 13 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 into 11, 7 into 11 प्लस इधर ये 13 बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1। यानी ये हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 प्लस अब 13 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 तो बचेगा ही बचेगा। फिर इसमें देखो इधर 5 है प्लस के नीचे, इधर भी 5 है प्लस पहले, तो इन दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो इधर ये 7 into 6 और ये इतना बाहर अंदर बच जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 प्लस इधर 5 ले लिया, अंदर कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बच जाएगा। तो 13 इस 7 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो 77 आ जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर 5 कोष्टक, इनको अंदर में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1008 आ जाएगा प्लस 1। इन सबको आप गुणा करोगे तो 1008 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 13, जैसे ये कोष्टक का चिन्ह 28 गुणा का लग जाएगा 77, एक कितने होते हैं? 78 होते हैं। फिर इधर 5 है गुणा, ये जैसे कोष्टक 28 गुणा का चिन्ह लग जाएगा 1008, एक कितने हो जाएंगे? 1009 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस 78 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। देखो 1009 तो नहीं है, लेकिन 78 के कितने होते हैं? देखो इसमें 2 का भाग जाता है, 3 को 6, फिर 9 तो 18, फिर से 3 का जाता है 1 और 13, और 13 में 13 का जाता है 1 बार। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 13 into 2 into 3 into 13। यानी मैंने 78 की जगह क्या रख दिए? 2, 3 और 13 रख दिए, ठीक है। और
ये 5 इंटू 1 हो जाएंगे। तो अब ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, लेकिन अब हमें बताना है कि ये भाज्य क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक जिसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें आप देख लो, इसके 2 या 2 से ज्यादा है और इसके भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं है क्योंकि इनकी अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है। अब हम पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में क्या है कि एक वर्ताकार पथ है हमारे पास, एक वर्ताकार पथ है और इस वर्ताकार पथ में 2 भाग रहे हैं, मतलब एक सोनिया नाम की लड़की है और एक रवि नाम का लड़का है, दोनों भाग रहे हैं। तो सोनिया यहाँ से रवाना होकर यहाँ से वापस घूम के यहाँ पर आती है तो 18 मिनट लेती है, और रवि जो नाम का लड़का है वो कितना समय लेता है? यहाँ से यहाँ पर घूम के आता है तो वापिस तो 12 मिनट लेता है। तो हमें बताना है कि वो कितने समय में दोनों इस एक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे, एक साथ में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे 12 है, रवि है वो 12 मिनट लेता है और सोनी है वो 18 मिनट लेता है। तो अगर सोनी रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है तो यहाँ से 2 चक्कर लगेगा, मतलब 2 से गुणा कर देंगे 24, और सोनी 2 चक्कर में कितना ले लेगी? 36 मिनट। फिर रवि 3 चक्कर लगाएगा तो 12 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ पर देखो, सोनिया 2 चक्कर लगा रही है, रवि 3 चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर दोनों 36 आ रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर कब मिलेंगे? जब रवि तो लगेगा 3 चक्कर और सोनिया लगेगी 2 चक्कर, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी 36 मिनट में ये दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हम इसका 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 12 व 18। तो यहाँ पर 12 और 18, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 बार आई है तो 2 की घात 2 हो जाएंगे, इंटू 3 की घात 1, और यहाँ पर 2 एक बार है लेकिन 3 2 बार है तो 3 की घात 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है? जो सबसे बड़ी घात लेनी है प्रत्येक की। तो यहाँ पर 2 इसमें दोनों में आया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ी घात कौन सी? 2 की घात 2 है, और इन तीन दोनों में बड़ी घात कौन सी? 3 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मान 4 होता है, इसका मान होता है 9। तो 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 मिनट, तो टाइम आ जाएगा 36 मिनट। ये इसका आंसर है।